हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 32। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, और ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बताना है। जैसे 676 है तो 676 का संबंध 841 है। कितना से है? 841 है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 324 का संबंध किससे होगा। तो ये देखिए 676 जो है ये 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 29 का स्क्वायर है। कितना? 29 का स्क्वायर है। तो ये दोनों में कितना का अंतर है? 3 इसमें ऐड किया गया। तो ये जो 324 दिया हुआ ये 18 का स्क्वायर है। कितना? 18 का स्क्वायर है। तो ये 26 से 29 किससे हुआ? इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 441। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त पदों भरना है। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त पद है वो आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, ठीक है, 11 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ कि नंबर सीरीज जो होता है यदि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो हमेशा प्लस होगा, धीरे धीरे अगर वो कम हो रहा है तो वो माइनस होगा, यदि एक बाय नंबर बढ़ जाता है तो वो गुना होगा या तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ये इसमें कितना ऐड हो रहा है, ये पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 8 3 ये 11 हो जाएगा। फिर ये 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 13 में से 6 गया 7, यानी 3 7 हो जाएगा, तब 9 हो जाएगा। इसमें 3 हुआ, 5 हुआ, फिर 7 हुआ, 9 हुआ। अब हम क्या करेंगे? 11 ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 1 4 43 हो जाएगा। प्लस 11 ऐड करने के बाद कितना आया मेरा? 43। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको डायरेक्शन वाले है तो मैं डायरेक्शन वाले बता देता हूँ प्रश्न। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर के बाएं साइड में हमेशा पश्चिम होता है और उत्तर के दाएं साइड में हमेशा पूरब होता है, ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ये टोटल इसे घूमेगा तो 90, फिर 180, 270, टोटल एक बार घूमेगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं कहीं 45 डिग्री भी घूमता है, ठीक है, ये इतना 45 होता है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वेश्चन। इसमें लिखा है ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। क्वेश्चन लिखा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, तो दक्षिण की ओर मुंह खड़ा किया हुआ है, दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त करने का मतलब इसका दक्षिणावर्त इस तरह से जाएगा, इधर में जाएगा, ठीक है। कितना? 270। तो यहाँ से यहाँ घूमा 90, 180, फिर यहाँ से आ गया 270, यानी अभी वो पूरब की ओर हो गया। वह वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, यानी इसका बाएं साइड ऊपर की ओर जाएगा। तो ये फिर से 90 डिग्री बाएं घूमेगा, तो ये वापस फिर से वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये उत्तर की ओर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व एक ही होता है, पश्चिम बन जाता है और बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदल जाए तो दक्षिण क्या बन जाएगा। जैसे ये आपका डायग्राम होता है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है।
अब ये बीच में जो पड़ता है तो ये उत्तर पूरब हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये उत्तर दक्षिण दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब कहाँ पर ये वाला दक्षिण पूरब क्या बन जा रहा है, उत्तर। तो दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, मतलब कि वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। देखिए तो ये कितना डिग्री घूमा है, तो यहाँ से 45, फिर 90 और फिर 45, यानी टोटल 135 डिग्री जो है ये रोटेट किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हमेशा इसमें 135 डिग्री घूमेगा। उसके बाद बोला कि उत्तर पूरब जो है वो पश्चिम बन जाता है, तो ये मेरा उत्तर पूरब है, तो यहाँ से 45, 90, 135, यानी ये पश्चिम बिल्कुल सही है, यानी ये भी 135 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो क्या बोल रहा है, ये देखिए सभी को हम ऐसे रोटेट किए हुए, ठीक है। तो अब बोला कि दक्षिण क्या बन जाएगा, तो ये मेरा दक्षिण है, तो दक्षिण को हमको 135 घुमाना, तो यहाँ से घुमा 35, फिर ये 90, यहाँ से आ गया, तो ये कौन सा मेरा बना, तो ये उत्तर और पूरब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। तो जो पति होता है यानी लड़का के लिए प्लस और लड़की के लिए माइनस, तो बी और सी क्या है, पति पत्नी है। तो पति पत्नी के लिए एरो जो होता है वो डबल होता है, दोनों ओर होता है। भाई बहन माता पिता के लिए सिंगल एरो। तो बी और सी पति पत्नी, तो बी मेरा पति हो जाएगा और ये सी पत्नी है, क्योंकि पहले पति है तो ये पति, उसके बाद पत्नी है तो ये पत्नी, और पत्नी के लिए दोनों तरफ एरो होता है। उसके बाद लिखा एम के और सी का पिता है, यानी एम यहाँ पर हो जाएगा और ये के नीचे हो जाएगा। के के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ना तो वो लड़का है कि लड़की, ये नहीं बोला। जिसको कुछ नहीं बोलेगा उस पर ना तो प्लस देंगे ना तो माइनस देंगे। उसके बाद बोला है बी जो है वो एम का क्या है, बी एम का क्या लगेगा। देखिए तो ये एम जो है ये एम की बेटी है, ये एम की बेटी है, और बेटी का पति क्या कहलाता है, बेटी का पति क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डी एफ का बेटा है। डी जो है ये डी ले लेते हैं, डी किसका बेटा है, एफ का बेटा है, बेटा यानी प्लस। आगे बोला है ई एफ की बहन है, ई है जो एफ की बहन है। भाई बहन पिता माता सब में सिंगल एरो, पति पत्नी में डबल एरो, और उसका बेटा ए है, ई एफ की बहन है और उसका बेटा ए और बेटी एक्स है। और जो शब्द आता है ये हमेशा दूर के लिए होता है, यानी ई का बेटा क्या है, ई का बेटा यानी उसका बेटा ए हो जाएगा और बेटी एक्स है। आगे बोला है यदि बी ए का मामा है, बी जो है वो ए का मामा है, तो ए का मामा कैसे होगा, बी जो है बी क्या है, ए का मामा है, यानी ए का मामा होने के लिए बी क्या है, ए का मामा है, तो यहाँ पर ही मामा ऊपर में आ जाएगा, बी हमारा यहाँ आ जाएगा, मामा यानी प्लस, ठीक है। उसके बाद डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी है, तो डी जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भतीजा या भांजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके निम्न को हल करिए। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ऑफ यानी का यूज होता है, फिर डिवाइड, गुना, प्लस, माइनस, यही 5 चीज़ होता है जो यूज किया जाता है। तो ये इसके लिए हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में तो पहले छोटी कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ और लास्ट में बड़ी कोष्ठ का यूज करते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करते हैं। ये 25 का 25 रहेगा, -2 प्लस बड़ी कोष्ठ सबसे लास्ट में करेंगे 3, ये मंझली कोष्ठ है। उसके बाद छोटी कोष्ठ में क्या लिखा है 10 - 4,
तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 19 में 2 से गुना करेंगे तो 38, कितना आएगा 38, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 38 में से 36 घटाएंगे तो -2 आएगा और -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, यानी हमको 25 - 2। अब ये 6 2 8 हो जाएगा। यदि हम 25 में से 8 माइनस कर लेते हैं तो 15 में से 8 जाएगा 7, यानी 17 हमको बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। इसमें है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। तो कीबोर्ड जो होता है वो मॉनिटर से अलग होता है, माउस भी अलग होता है, स्कैनर भी अलग होता है, सभी के सभी क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। जैसे मगरमच्छ है, मछली है, कछुआ है, सरीसृप है। अब देखिए सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो रेंग रेंग का चलता है। तो रेंग रेंग का चलता है यानी मछली वाला जो हो जाएगा। जैसे ये मगरमच्छ है और मछली है और कछुआ है, ये सब के सब अलग अलग चीज़ है। तब देखिए सरीसृप के अंदर कौन कौन आएगा, कछुआ रेंग रेंग का चलता है, मगरमच्छ भी क्या होता है, रेंग रेंग का चलता है। तो ये मगरमच्छ हो गया और ये कछुआ हो गया और ये सरीसृप हो गया, ठीक है। लेकिन मछली जो है वो अलग रहेगा। तो सरीसृप के अंदर कछुआ आएगा और मगरमच्छ आएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। ये फुटबॉल का है, ये क्रिकेट का और ये कबड्डी का है, ठीक है। तो दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। यानी कबड्डी वाला तो हमको चाहता है, मतलब कि नहीं चाहिए। तो कबड्डी जहाँ जहाँ तक होगा उसको काट देंगे, ठीक है। तो ये कबड्डी हमारा यहाँ से लेकर इतना दूर कबड्डी है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कट गए। बचा क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ भी बचा हुआ है। तो भी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जिसके बारे में नहीं बोलेंगे उसको सीधे के सीधे काट देंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। इसमें आपको एक कोच है, लड़की है और ये प्लेयर्स है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा स्थान उस कोच को, यानी कोच भी चाहिए, कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी यानी प्लेयर भी लेकिन लड़की नहीं है। लड़की हमको नहीं चाहिए, यानी लड़की हमारा ये वाला बॉक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये एक भी नहीं होगा, ठीक है। ये कट गया, सब के सब कट गया। तो हमको बचा टी वाले दोनों, ये कोच है और ये प्लेयर है। तो टी ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैंने क्या बताया, जो नहीं वाला होगा सबसे पहले उसको काट देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दो वेन डायग्राम के माध्यम से बताया है। तो ये सेम क्वेश्चन उसी की तरह है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। यदि आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसमें दिया हुआ है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है
जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं, यानी 3 खेल करने का मतलब कबड्डी प्लस फुटबॉल और प्लस क्रिकेट, ये भी चाहिए और फिर ये भी चाहिए। तो पहले कबड्डी और फुटबॉल देखेंगे। ये कबड्डी है और ये फुटबॉल है, जो दोनों खेलने वाले हैं तो वो है मेरा, और उनका भी जो सभी 3 खेलते हैं। तो केवल पहले 2 को, कबड्डी और फुटबॉल में हमारा क्यू आता है, क्यू आ गया। उसके बाद हमको चाहिए तीनों वाला हमारा एस है, तो इसमें एस यानी क्यू और एस आएगा, क्यू प्लस एस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को क्या करता हूँ, 3 कॉन्सेप्ट बताऊँ। तो इस वीडियो में भी आपको मैं 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पहला क्या है, सभी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरा, कुछ आम खट्टे होते हैं, कुछ आम पके होते हैं। कुछ वाले में 2 सर्किल होंगे जो एक सर्किल दूसरे सर्किल को काट देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई नहीं, जैसे कोई लड़का काला नहीं है, कोई लड़की लंबा नहीं है। तो इसमें 2 सर्किल हो या 3 सर्किल हो, सभी के सभी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं अब क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। कोई भी बंदर वन मानुष नहीं है, तो नहीं वाला में दोनों क्या होता है, अलग। तो ये मंकी और ये वन मानुष हो गया। उसके बाद लिखा है कोई वन मानुष मनुष्य नहीं है, तो मतलब ये भी अलग रहेगा। ये बंदर है मंकी, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ बंदर वन मानुष होते हैं, कुछ बंदर वन मानुष होते हैं, तो यहाँ पर नहीं है, तो पहला गलत है। सभी वन मानुष मनुष्य हो सकते हैं, ये भी गलत है। हो सकते हैं ये भी है ही नहीं, यानी दोनों निष्कर्ष मेरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा है कथन कोई केक पाई नहीं है, तो कोई भी केक है जो पाई नहीं है, तो ये केक हो गया और ये पाई हो गया। नहीं वाला में सीधे अलग रहेगा। नेक्स्ट है सभी केक क्या है, क्रीम है, तो सभी केक है जो क्रीम के अंदर आ गया। उसके बाद है कुछ क्रीम खट्टे हैं, तो कुछ वाले में ऐसे लगा दें खट्टे, कुछ वाले में क्या बताएं, मैंने काट देता इसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है निष्कर्ष सभी केक खट्टे हैं, सभी केक खट्टे हैं, तो सभी वाला में दूसरा दूर होगा। सभी केक खट्टे हैं, तो ये नहीं है, पहला निष्कर्ष मेरा गलत है। कुछ केक खट्टे हैं, केक यहाँ पर है, खट्टे यहाँ पर, यह भी मेरा गलत है। तो दोनों को दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए प्रश्न को पढ़ें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी इसमें आपसे बताना है कि दोनों कथन मिलकर आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर और एस में से किसका वजन सबसे कम है, सबसे कम बताना है। तो पहला कथन लिखा हुआ है आर का वजन जो है वो पी से कम है, यानी पी ऊपर होगा। उसके बाद बोला है आर का वजन क्यू और एस से कम है, यानी क्यू और एस से, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा और एस यहाँ पर हो जाएगा। आर का वजन क्यू और एस से कम है, यानी ये सबसे कम हो गया। तो हमको मालूम चल गया कि आर सबसे कम है, यानी दोनों कथन को मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही पर्याप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, तो कक्षा में एक्स की नीचे से कौन सी रैंक होगा। तो रैंक वाले प्रश्न में हमेशा याद रखिए, चाहे दाएं से हो या बाएं से हो, ऊपर से हो या नीचे से हो, टोटल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है
टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये लेफ्ट राइट में हो गया। उसी प्रकार से टोटल बराबर होता है अपर प्लस बॉटम -1। लेफ्ट राइट हो या अपर और बॉटम हो, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 40 टोटल दिया हुआ, तो टोटल 40, ऊपर से बोला है 15 और बॉटम से पूछ रहा है, तो बॉटम हमको बॉटम रहेगा -1। 15 में से 1 गया 14। अब ये 40 में से 14 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही फार्मूला होता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं छोर से 17वें स्थान पर है और राहुल उसी पंक्ति में दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं? टोटल इसमें 29 लड़के हैं। कितने हैं? 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो बोला है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं ओर से, अर्जुन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 यहाँ पर आ गया, अर्जुन यहाँ पर बैठा हुआ ये 17 नंबर पर। उसके बाद है उसी पंक्ति में क्या है कि राहुल जो है वो दाईं ओर से 17वां, राहुल जो है वो इधर से 17वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर राहुल बैठा हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उन पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर A4 क्या है, अर्जुन है, यहाँ पर राहुल है। तो इसके बीच में 1 2 3, टोटल कितने? 3 लड़के बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो मैं एंगल निकालने के लिए हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 30h -11/2m, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये एंगल निकालने वाला बहुत ही शॉर्ट ट्रिक निकालने का ये फार्मूला है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें 30 है, एच का मतलब ये घंटा होता है, तो 2 हो गया, -11/2 मिनट, यहाँ पर ये 12 दिया हुआ। तो 30 दूनी 60 -2 से काटेंगे तो 6 11 6 66, और घटा देंगे तो कितना आएगा? 6। जो बड़ा होता है उसी में से ये घटता है, तो 6 डिग्री आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एंगल आपसे जब भी पूछेगा तो एंगल जो है वो हमेशा यही फार्मूला होता है, 30h -11/2m, ये एंगल निकालने का फार्मूला। ये घंटा होता है और ये मिनट होता है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोनों में से छोटा वाला कोण कितना होगा? ये सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें एंगल यानी कोण निकालना है। तो पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उसी फार्मूला पर बैठा के देखिए और खुद से सॉल्व करिए। तो थीटा बराबर मैंने क्या बताया है, 30h -11/2m मैंने ये बताया है। तो यहाँ पर 30 का 30 रहेगा, h मेरा 2 हो जाएगा, -11/2 इंटू 41, यहाँ पर मेरा ये मिनट है। तो 30 दूनी 60, इसको गुना करेंगे तो 451 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 451। इसको अगर हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 225.5 आया था। 225.5 हमको माइनस करना है 60, तो घटाते हैं, ये 5 हो गया,
ये भी 5 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 1, यानी 165.5 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग 20 कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा आसानी से। तो इसमें आपको 51 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब भी कम होता है तो हमेशा माइनस करते हैं। तो चेक करते हैं, 11 में से 6 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यानी 5 करेंगे तो इसमें भी 5 करेंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 यानी 36। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।